हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 2020 के हैं और कुछ क्वेश्चंस 2021 के हैं। यानी रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके क्वेश्चन ज़्यादातर हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस हमारा उस पर रहेगा कि हम एक क्वेश्चन पढ़ें और उसके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि उससे जुड़े हुए और कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रिफर्स टू। तो पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वायरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स बाय वन क्रेडिट कार्ड। तीसरा ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ अ डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड। फोर्थ ऑप्शन है एक्सेसिव चार्ज फॉर ऑनलाइन सर्विसेज। तो अगर हम स्कीमिंग की बात करें तो स्कीमिंग इन ई बैंकिंग में मतलब नॉर्मली अगर हम स्कीमिंग देखें तो स्कीमिंग का मतलब होता है फ्रॉड करने से या धोखा देने से। अगर कोई आपका डेबिट कार्ड हैक कर ले रहा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हैक कर ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें स्कीमिंग में आ जाती हैं। तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन बाय वन क्रेडिट कार्ड तो नहीं आएगा इसमें, न कन्वर्जन ऑफ डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड आएगा, न एक्सेसिव चार्ज फॉर ऑनलाइन सर्विसेज आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जिसमें फ्रॉड की बात हुई है। आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वायरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। तो क्रेडिट कार्ड से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना या किसी का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हैक करना, ये सब कहलाता है आपका स्कीमिंग। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो स्कीमिंग एक इलीगल प्रैक्टिस है जो कि यूज की जाती है आइडेंटिटी थीफ के लिए टू कैप्चर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड होल्डर। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड होल्डर की इंफॉर्मेशन को कॉपी करने के लिए इलीगल तरीके से, यही क्या कहलाता है, स्कीमिंग कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फॉर अ डिक्लीन इन प्राइस टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस इफ डिमांड इज। अगर हमारी प्राइस डिक्लीन कर रही है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है, तो उसमें केस में डिमांड क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करें तो जब हमारी प्राइस डिक्लीन करती है और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करती है तो उस केस में हमारी डिमांड इलास्टिक होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा, इलास्टिक। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है उसके हिसाब से अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे टी आर हो जाएगा। और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होती है, तो दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन है, इसलिए प्राइस इंक्रीज होगी तो टी डिक्रीज होगी और प्राइस डिक्रीज होगी तो टी इंक्रीज होगी। और इस केस में हमारी जो डिमांड होगी वो हमेशा इलास्टिक होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मल्टीनेशनल फर्म इज वन विच। अब मल्टीनेशनल फर्म कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है सोर्स ऑफ सप्लायर्स फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज। ऐसी फर्म जो मल्टीपल कंट्रीज में सप्लाई करती है, या ऐसी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्शन को मल्टीपल कंट्रीज में, या फिर ऐसी कंपनी जो कंट्रोल और ऑपरेट करती है प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को इन मल्टीपल कंट्रीज़। तो अगर हम देखें तो मल्टीनेशनल फर्म हमारी ऐसी फर्म्स होती हैं जो कई कंट्रीज़ में प्रोडक्शन की चीज़ों को, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन को ऑपरेट करती हैं और कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मल्टीनेशनल फर्म्स ऐसी फर्म्स होती हैं जो कंट्रोल और ऑपरेट करती हैं प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को कई कंट्रीज़ में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑल फिगर्स इन ब्रांच स्टॉक अकाउंट आर रिकॉर्डेड एट। ये अभी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 2021 में, उसका क्वेश्चन है ये। तो हमारा जो स्टॉक और डेटर सिस्टम है वहाँ पे जो ऑल फिगर्स हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट के, उसको कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, कि होल सेल पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, कि मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, कि सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लास्ट में चेक कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, तो अगर हम स्टॉक और डेटा सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे जो भी फिगर्स होते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट के, उसको हम सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इज फॉलोड वेयर द गुड्स आर इनवाइस टू द ब्रांच एट द सेलिंग प्राइस।
तो स्टॉक और डेटा सिस्टम ऐसी जगह पे फॉलो होता है जहाँ पे गुड्स को के इनवाइस को ब्रांच में जो है सेलिंग प्राइस पे दिखाया जाता है। अगर हम स्टॉक एंड डेटा सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सारे अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए जाते, कुछ ब्रांच के अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स होते हैं उन्हीं को हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सीक्रेट रिपोजिटरी इज क्रिएटेड बाई। तो हमारा जो सीक्रेट रिपोजिटरी या सीक्रेट रिजर्व होता है, इसी को हम सीक्रेट रिजर्व भी कहते हैं, उसको क्रिएट किया जाता है किस चीज़ के लिए। तो 4 ऑप्शन है। पहला है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, दूसरा है एक्सेसिव डेप्रिसिएशन प्रोविजन, तीसरा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, चौथा है डी वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा हो जाएगा एक्सेसिव डेप्रिसिएशन प्रोविजन। तो हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं जब एक्सेसिव डेप्रिसिएशन का प्रोविजन होता है। ठीक है, और भी कई केसेस हैं जब हम सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करते हैं। तो हम आगे देखते हैं। चलिए, सीक्रेट रिपोजिटरी या सीक्रेट रिजर्व की बात करें तो ये सीक्रेट रिपोजिटरी ऑल्सो नोन एज सीक्रेट रिजर्व, इसे हम सीक्रेट रिजर्व भी कहते हैं। और ये एक टाइप का रिजर्व होता है दैट इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम सीक्रेट रिजर्व की बात करें तो इसको हम डिस्क्लोज नहीं करते अपनी बैलेंस शीट में ऑर्गेनाइजेशन की। इन अदर वर्ड्स, अ सीक्रेट रिपोजिटरी रिप्रेजेंट्स द सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। तो हमारा जो सीक्रेट रिजर्व होता है वो रिप्रेजेंट करता है सरप्लस हमेशा एसेट्स के ऊपर ओवर लाइबिलिटीज पे। ठीक है, एंड दैट सरप्लस इज नॉट मेंशन इन अ बैलेंस शीट। और ये जो सरप्लस होता है हमारा लाइबिलिटीज के ऊपर एसेट्स का, इसको हम बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करते, इसको हाइड रखते हैं। ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करते। चलिए देखते हैं तो सीक्रेट रिजर्व हमारा किन किन केस में क्रिएट किया जाता है। सीक्रेट रिजर्व्स आर क्रिएटेड इन द फॉलोइंग वेज बाय शोइंग एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हम ज़्यादा डेप्रिसिएशन शो करके सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को कम दिखा करके कर सकते हैं। बाय रिमूविंग एन एसेट्स कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम अपनी अकाउंट की बुक में एसेट्स को ना दिखा करके या रिमूव करके भी अपने सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं। बाय ओवर वैल्यूइंग लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को ओवर वैल्यू करके भी हम दिखा सकते हैं। जैसे अंडर वैल्यू करके करंट एसेट्स को दिखा सकते हैं, वैसे ओवर वैल्यू करके लाइबिलिटीज से हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय ट्रीटिंग द इनकम एक्रूड एज अ लाइबिलिटी। तो अगर हम लाइबिलिटी में एक्रूड इनकम दिखाते हैं तो उससे भी हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय सेटिंग असाइड अ हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजर्व फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज। तो फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए हम हाई अमाउंट दिखा दें प्रॉफिट का, तो उससे भी हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। तो अब पूछ रहा है कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं उसमें किस तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैपिटल नेचर ओनली, दूसरा ऑप्शन है रेवेन्यू नेचर ओनली, तीसरा है बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, चौथा है इनकम ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, और बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो ऐसी फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जो नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट होती है, जहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं होता। ठीक है, सोशल वेलफेयर मेन मोटिव होता है। तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस ना बना के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो ये जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल हम रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर ओनली। ठीक है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है। ठीक है, तो इसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स को दिखाते हैं केवल रेवेन्यू नेचर के, कैपिटल नेचर का कोई ट्रांजैक्शन नहीं आता इसमें। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है, प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। द इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर्स आर इंक्लूडेड इन दिस अकाउंट, केवल रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को दिखाते हैं। एनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट इंक्लूडेड, कैपिटल नेचर का कोई भी ट्रांजेक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो इसमें नहीं आता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग।
तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो AS6 से डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बोल रहा है, AS5 से नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड बोल रहा है, AS9 से रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोल रहा है, AS7 से अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल रहा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें से AS6 से डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग होता है, बिल्कुल सही। AS5 से नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड होता है, सही है। AS9 से रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है, लेकिन AS7 से अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। AS7 की बात करें तो उससे होता है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्शन आ जाता है AS7 में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टैक्स कैटेगरीज अंडर द GST। तो अब GST का टैक्स स्लैब रेट पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा रेट होगा GST का। तो अगर हम देखें तो GST हमारा 5% भी होता है, ठीक है, 20% नहीं होता, ठीक है। GST हमारा 20% नहीं होता, 5% होता है। तो ए ऑप्शन जहाँ जहाँ है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन जहाँ जहाँ है वो सही हो जाएगा। उसके बाद डी, ई और सी, ई में देखना है, यानी ई भी होगा ए भी होगा, डी और सी में देखना है। ई हमारा 28% है, 28% भी होता है। ई और ई हो ही गया हमारा, डी और सी में देखना है। डी हमारा 20% है, सी हमारा 12% है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5%, 12%, 28%, ACE। तो ACE हमारा थर्ड है, तो इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर हम GST के टैक्स स्लैब रेट की बात करें तो 5% होता है, 12% होता है, 28% होता है, ठीक है, 0% भी होता है। देखिए मैंने टैक्स स्लैब रेट लिख भी दिया है। फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स द प्राइमरी GST स्लैब्स आर करेंटली नील रेटेड, यानी कि जो 0% है, 5%, 12%, 18%, 28%, लेकिन कहीं भी 20% नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिविलेज और राइट ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ऐसा कौन सा है इसमें जो कोई प्रिविलेज या राइट नहीं है होल्डर इन ड्यू कोर्स में अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो पहले की अगर हम बात करें तो स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग सिग्नेचर और कैपेसिटी ऑफ अ प्रियोर पार्टी। दूसरा बोल रहा है स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तीसरा बोल रहा है स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ द पे टू इंडोर्सर। चौथा बोल रहा है हमारा स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग द जेन्युइननेस और वैलिडिटी ऑफ द पेस इंडोर्समेंट। इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 4 हो जाएगा, स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग द जेन्युइननेस और वैलिडिटी ऑफ द पेस इंडोर्समेंट। तो अगर हम बात करें तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में ये कोई प्रिविलेज नहीं होता, बाकी सारे हमारे प्रिविलेज होते हैं, ठीक है। चलिए हम इनका भी डिटेलिंग देख लेते हैं। तो अगर हम होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात करें तो इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु एक्वायर्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। तो ये रिफर करता है ऐसे पर्सन को जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेता है, ठीक है, वो भी एक गुड फेथ में, मतलब अच्छे भरोसे के साथ, फॉर कंसिडरेशन बिफोर इट बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट एंड विदाउट एनी आइडिया ऑफ डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द पार्टी हु ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू हिम। उसको कोई आइडिया भी नहीं होता कि जो पार्टी उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर रही है वो कैसी है, मतलब उसने डिफेक्टिव टाइटल तो नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी एक गुड फेथ के साथ जो है उस कंसिडरेशन को फॉलो करता है। आगे देखते हैं। ए पर्सन हु एक्वायर्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोनाफाइड फॉर सम कंसिडरेशन। तो ऐसा पर्सन जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर करता है कुछ कॉन्सिडरेशन के साथ, हुज पेमेंट इज स्टिल ड्यू इज कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स, और उसका पेमेंट अभी तक ड्यू रहता है, उसी को हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत क्या क्या प्रिविलेजेस दिए गए हैं, ठीक है। प्रिविलेजेस ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, लाइबिलिटी ऑफ प्रियोर पार्टीज की लाइबिलिटीज रहती हैं, फिक्शिशियस पे ही रहता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है, कंडीशनल डिलीवरी होती है, क्लींस्ड ऑफ ऑल डिफेक्ट्स को क्लीन किया जाता है, अनलॉफुल मीन्स होते हैं, और आगे देखें एवरी होल्डर इन इज अ ड्यू होल्डर ड्यू कोर्स। तो जितने भी होल्डर होते हैं इसमें वो होल्डर ड्यू कोर्स होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में बी बाउंड अप बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है यानी LLM है वो
कौन सी वन ऑफ द फॉलोइंग जो है बाउंड करती है लाइबिलिटी को, ठीक है। तो पहला है वॉलेंट्री, दूसरा है बाय द रजिस्ट्रार इफ द फर्म फेल्स टू फिल एनुअल रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 60 days ऑफ क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। या फिर ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, या फिर आइदर वॉलंटरी और बाय द ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें कि उसको वाउंड अप कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि या तो हम वॉलंटरी या फिर ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि आइदर वॉलंटरी और बाय द ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत हम LLP को जो है वाउंड अप करते हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो सेक्शन 63, 64 एंड 65 ऑफ द LLP एक्ट 2008 रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द LLP। तो अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 63, 64 और 65 में जो है, जो LLP एक्ट का सेक्शन है उसके 2008 में ये रेगुलेशन किया गया है कि प्रोसेस क्या क्या है वाइंडिंग अप करने के लिमिटेड पार्टनरशिप के, ठीक है। तो द LLP वाइंडिंग अप कैन बी इनिशिएटेड वॉलंटरी और बाय द ट्रिब्यूनल। तो इसको हम वॉलंटरी भी बाइंड अप कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल के द्वारा भी बाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द एग्जामिनेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शंस कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज टर्म्ड एज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसा एग्जामिनेशन जो कि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम वेरिफिकेशन भी नहीं बोलते, ठीक है, वैल्यूएशन भी नहीं बोलते, वैलिडेशन भी नहीं बोलते। तो उसको हम लोग जानते ही हैं कि उसको हम बाउचिंग बोलते हैं। तो बाउचिंग या बाउचर जो हम बनाते हैं, जो बिल्स या इनवाइस बनाते हैं, वही हमारा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन का। वही एक ओरिजिनल प्रूफ होता है कि हमारा ये ट्रांजेक्शन इस दिन टेक प्लेस हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी हो जाएगा, बाउचिंग। तो चलिए बाउचिंग को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो बाउचर्स आर दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि बिल हो गया, इनवाइस हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, वही आपका क्या कहलाता है? बाउचर कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Which one of the following approaches of human resource accounting was suggested by Brumet, Flam, Holtz and Pyle? तो इन तीनों के द्वारा कौन सी ऐसी HRA की जो है वो अप्रोचेज हैं जो बनाई गई हैं, ठीक है। तो पहला है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, दूसरा है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच और चौथा है स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। तो अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ब्रूमेट और फ्लैमहोल्ट्ज एंड पाइल के द्वारा जो अप्रोच दी गई है वो है आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी सारी अप्रोचेस को भी देख लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच किसने दिया है? रैंसिस लेकर्ट एंड एरिक ने। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच ब्रूमेट, फ्लैमहोल्ट्ज और पाइल ने दिया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच हिकमैन और जोन्स ने दिया है, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच में ब्रूमेट ने क्या क्या कहा है। तो द सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज इज कैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स। तो जितनी भी तरह की कॉस्ट होती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, उन सब का टोटल करके हम वैल्यूएशन निकालते हैं। दीज कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी आपकी रिक्रूटमेंट की कॉस्ट आती है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, प्लेसमेंट है, डेवलपमेंट है, उन सब को हम ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कर लेते हैं, ठीक है। वही हमारा क्या कहलाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कहलाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रूमेट। इसको ब्रूमेट, फ्लैमहोल्ट्ज और पाइल ने इंट्रोड्यूस किया था। दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यूएशन करने का ये सबसे पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि विच वन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो हमारा आंसर उसमें भी यही होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट सजेस्टेड द सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एज एन अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस फर्म।
तो कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने सजेस्ट किया है कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एक अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव है हमारी बिजनेस फर्म का? तो चार ऑप्शन है: KW रॉथस्चाइल्ड, सेयट एंड मार्च, रॉबिन्स मैरिस एंड WJ बॉमल। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करें तो WJ बॉमल यानी कि ऑप्शन डी सही है हमारा। यही एक ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने सजेस्ट किया है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को एज एन अल्टरनेटिव ऑफ बिजनेस फर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी प्रॉफिट्स को किसने दिया है? KW रॉथस्चाइल्ड ने। बिहेवियरल मॉडल किसने दिया है? सेयट एंड मार्च ने। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन की बात की है रॉबिन मैरिस ने। और WJ बॉमल ने सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात की है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू बॉमल, रेवेन्यू और सेल्स मैक्सिमाइजेशन रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसिस्टेंट विद द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द फर्म। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू या सेल्स मैक्सिमाइजेशन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कंसिस्ट करके एक्चुअल बिहेवियर बताता है फर्म्स का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन फॉर कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कौन सी अजम्पशन नहीं है कंज्यूमर बिहेवियर की? तो पहला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, दूसरा है यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल, तीसरा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, चौथा है यूटिलिटीज एडिक्टिव। तो आंसर देख लेते हैं। तो अगर हम आंसर की बात करें तो अजम्पशन की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर पे बेस्ड कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अप्रोच नहीं है, इसको इस कार्डिनल यूटिलिटी में डिक्लाइन किया गया है। ठीक है, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी में ये चीज़ है, तो इसलिए हमारा 14 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। The cardinal utility states that the level of satisfaction of a consumer acquires after consuming any goods and services can be measurable and expressed in quantitative terms। तो अगर हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि जैसे जैसे एक कस्टमर जो है अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अर्न करता है किसी गुड्स या सर्विसेज से, तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में, यानी कि नंबर्स में हम उनको मेज़र कर सकते हैं वो जो भी सेटिस्फैक्शन अर्न कर रहा है एक कंज्यूमर कोई भी गुड्स या सर्विस बाय करके। ठीक है, चलिए अब इसका एजम्पशन देख लेते हैं। एजम्पशन ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी, तो यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल, तो हमें पता ही है कि हम इसको मेज़र कर सकते हैं। द यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज मेजरेबल, उसको हम नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट, तो मनी की बात करें मार्जिनल यूटिलिटी के केस में तो वो कॉन्स्टेंट होती है। When a person spends money on a good or service, the marginal utility of money does not change over time। तो चाहे वो गुड्स ले रहा हो या सर्विस ले रहा हो, तो जो भी वो मनी स्पेंड करता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं चेंज होती मनी की किसी भी टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटीज आर एडिटिव। एडिटिव का मतलब हो गया कि हमारी जो यूटिलिटी है वो सिर्फ एक चीज़ से नहीं मिलती, वो कई चीज़ों का एडिशन होकर के हमें यूटिलिटी मिलती है। कंजप्शन ऑफ बास्केट ऑफ आइटम्स डिटरमाइंस ओवरऑल यूटिलिटी, तो हम हर चीज़ का जो कंजप्शन कर रहे हैं वही ओवरऑल यूटिलिटी को डिटरमाइन करता है। द कंज्यूमर नीड्स थिंग्स लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर, इट्स, तो हमें फूड भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, हमें शेल्टर भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी यूटिलिटी को मेज़र करती हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज एज्यूम टू बी डिक्लाइनिंग इन द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो जैसा कि हमने बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी को जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पे डिक्लीन किया गया है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेशनैलिटी। थ्योरी एज्यूम्स दैट द कंज्यूमर इज रेशनल। थ्योरी ये बताती है कि जो कंज्यूमर होता है वो रेशनल होता है। विच इम्प्लाइज दैट गिवन अ चॉइस ही चूजेस मोर रेदर देन लेस, क्योंकि अगर किसी कंज्यूमर को हम गुड्स की चॉइस देते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस लेता है कम लेने की बजाय। ठीक है, इसीलिए ये रेशनल होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा कौन सा एवरेज है जो कि अफेक्ट नहीं करता हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज को? ठीक है, तो पहला है अर्थमेटिक एवरेज, दूसरा है ज्योमेट्रिक, तीसरा है पोजिशनल, चौथा है आपका हार्मोनिक एवरेज। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऐसा एवरेज हमारा पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ के प्रेजेंस को अफेक्ट नहीं करता। तो अगर हम पोजिशनल एवरेज की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक हमारा मीन और दूसरा हमारा मोड। ठीक है, पोजिशनल एवरेजेस आर एवरेजेस, तो पोजिशनल एवरेजेस ऐसे एवरेजेस होते हैं दैट आर एक्सट्रैक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सीरीज
in which a certain value from the series is chosen and used to represent the entire series। तो पोजिशनल एवरेज ऐसे एवरेज होते हैं जिसमें हम ढेर सारी वैल्यूज में डेटा की वैल्यूज में से एक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और वही जो सर्टेन वैल्यू होती है वो ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक मीडियन होता है और एक मोड होता है, मीन नहीं होता। ठीक है, तो पोजिशनल एवरेज हमारा मीडियन और मोड होता है। मीडियन का आपको पता ही है कि मीडियन में हम मिड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और मोड में हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू बार बार आती रहती है, रिपीटेड जो वैल्यू होती है वही हमारी मोड कहलाती है। तो मीडियन और मोड जो ऐसे मेजर्स है जो कि सेंट्रल टेंडेंसी के, जो कि अफेक्ट नहीं करते एक्सट्रीम वैल्यूज को। तो जो पोजिशनल एवरेज है वो नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितने भी पोजिशनल एवरेजेस हैं, जितनी भी मीडियन या मोड है, ये अफेक्ट नहीं करते एक्सट्रीम वैल्यूज पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए 15 क्वेश्चन में से। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एटलीस्ट मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और ज़्यादा वीडियोज़ इस टाइप के लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।